हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटन क्लासेस। दिस इज सईदा खालिद नूरी एंड हम अपने चैप्टर 5 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के पार्ट 6 पर है। ये काफ़ी लंबी जर्नी है। इनफैक्ट ये चैप्टर के जो यूनिट है पूरी कंप्लीट दिस चैप्टर, इसके बाद आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस आएगा, देन इवोल्यूशन आएगा। ये सब काफ़ी लेंदी है बट एट द सेम टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी नॉलेजेबल वाली चीज़ें हैं ये। मतलब ये चैप्टर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये ऐसे चैप्टर है जिनको मतलब सबको दिखना चाहिए, सबको इनके बारे में पता होना चाहिए। दैट डजंट मीन कि आप बायो के उस आपको पता हो, क्योंकि भाई डिजीज पता चल रही है, जीन्स के बारे में पता चल रहा है, कैसे कैरेक्टर्स दिखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। तो आपको घबराना नहीं है कि ये चैप्टर लंबा जा रहा है, आपको बस ये सोचना है कि ये चैप्टर में मुझे समझ में आ रहा है या नहीं। एंड आई होप कि हम जिस तरह से वीडियोस बना रहे हैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रही है। इन केस अगर थोड़ी सी भी कोई भी इश्यूज है आपको, तो आप जाहिर सी बात है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके हमें आप कमेंट कर सकते हैं। सो हम अपने बैक टू द टॉपिक आते हैं। इस चैप्टर को प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमने बहुत कुछ तैयार कर लिया। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये जो मेन पॉइंट था कि कैसे चीजें इनहेरिट होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। बट हम लोगों ने ये अभी नहीं देखा कि वेरिएशंस कैसे आते हैं। वेरिएशंस का थोड़ा सा इनिशियल स्टार्ट हमने देखा रिकॉम्बिनेशन का कल लास्ट वीडियो में। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखा तो आप जरूर से देखिए। देखो जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है उसको तो हमने देख ही लिया है कि एक लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, उससे रिलेट होता है, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये तीन लॉ हैं, इनमें थोड़े बहुत वेरिएशन है, थोड़े बहुत ऑल्टरेशन है, उसके बेसिस पे इनहेरिटेंस हो जाती है। लेकिन उसके बाद थोड़े बहुत जो वेरिएशन आते हैं वो कैसे आते हैं, उन्हीं सब चीजों को हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो से। हमने वहां लिंकेज पढ़ा और रिकॉम्बिनेशन पढ़ा। अब हम देखेंगे कि जो सेक्सुअल डिटर्मिनेशन होता है ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जो सेक्स जो जेंडर डिटरमाइन होता है दैट दिस वन इज द मेल ऑर्गेनिज्म एंड दिस वन इज फीमेल ऑर्गेनिज्म, वो कैसे डिसाइड होता है। देखो ये चीज हम लोग को अब क्लियर हो गई है वेरी स्टार्ट से कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनका एंटायर बॉडी कॉम्प्लेक्स, उनके बॉडी की एक्टिविटी, सब कुछ कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करता है उनका जीनोटाइप कैसा है, उनके जीन्स कैसे हैं। वो जीन्स थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन होता है और कुछ और एक आध प्रोसेस होते हैं जैसे म्यूटेशन वगैरह, नेचुरल सिलेक्शन वगैरह, उन सब से मिल के डिफाइन करके एक पर्टिकुलर फिनोटाइप दे देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने भी बोला कि जो जीनोटाइप होता है वो जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड जीनोटाइप ये दोनों कंबाइन करके आपस में कोलैबोरेट करके एक आपको विजिबल मॉर्फोलॉजी या एक फिनोटाइप देते हैं। ठीक, तो उसी तरह से जब हर चीज जीन से डिसाइड हो रही है तो इट मीन्स कि जो जेंडर डिसीजन है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो भी कहीं ना कहीं जीन से डिसाइड हुआ होगा। तो इसके लिए भी लोगों ने स्टार्ट किया। बहुत सारे रिसर्चर्स आए, बहुत सारे आए साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत सारे अपने किए। तो उनमें जो सबसे फेमस निकल कर आए वो थे आपके हेंकिंग सर, हेंकिंग। देखो ये सब कब हुआ, ये जो हेंकिंग सर की आप अभी पढ़ोगे तो इन लोग के टाइम पे क्या है, मेंडल सर के टाइम पे तो इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप नहीं हुई थी, तो वो उतना ज्यादा मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेल या साइटोलॉजी के बेसिस पे चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बट जैसे जैसे क्रोमोसोमल थ्योरी आती गई, डिफाइन होती गई, उससे और चीज़ें क्लियर होती चली गई। तो जब हेंकिंग सर की बारी आई तो इनके टाइम पे इतना क्लियर हो चुका था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं किसी भी चीज़ का फिनोटाइप कैसा होना है या जीनोटाइप कैसा होगा। जो कुछ भी मेंडलसन ने जीन को लेके बात की थी, उस चीज़ को क्रोमोसोम बनाकर सर्टेन एंड बोवरी ने एक्सप्लेन कर दिया था, और वो काफ़ी सही भी था, क्योंकि जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर ही होते हैं। तो क्रोमोसोम भी डिप्लॉयड में दो पेयर में मौजूद होते हैं, तो उनका सेग्रीगेशन होता है और उसी से उनका डिसीजन हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, इसलिए मैं जल्दी अभी भी यहाँ बोल देती हूँ आपको। ठीक, तो हेंगिस सर को जब क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में पता चला, उनके पास भी टेक्नोलॉजीज वगैरह मौजूद थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अब ये देखें कि जो जेंडर डिटर्मिनेशन है ऑर्गेनिजम्स में वो कैसा होता है। तो हेंगिन सर ने इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, बहुत सारे इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने इंसेक्ट्स में ये देखा कि उनमें जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको पता है कि जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है
कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से अगर गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो वहां हमेशा क्या होती है, मियोसिस होती है। और मियोसिस होने के बाद आपको एक हैप्लॉइड गैमीट्स मिलते थे। और इसमें क्या होता है, आइए 12 लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पास आपका पेयर सेट रहता है किसका, क्रोमोसोम का। ये अभी आप क्योंकि इंसेक्ट्स यहाँ लिखा हुआ है तो मे बी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं यहाँ ह्यूमन का बता रही हूँ आपको। जैसे हमें पता है कि ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड इन 46 क्रोमोसोम को हम बोल सकते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम। और जब ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमन, इनकी इनसे जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो इनमें क्या होती है, मियोसिस हो जाती है। और मियोसिस होने के बाद हाफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एक एक गैमेट में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल बन गया। ठीक है, ऐसे ही सब में होता है, जहां भी डिप्लॉयड केस आएगा, जहां भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा वहां गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस होगी। और अगर मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से अगर गैमीट बनेगा तो यहाँ आपका माइटोसिस हो जाएगा। कुछ स्पेशलाइज सेल्स होंगी जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होगी, तो उनमें सिंपल माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है और वो गैमेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। प्रोसेस यही चलना है। हेनकिन ने ये ऑब्जर्व किया कि सेल इंसेक्ट्स में जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था, मियोसिस प्रोसेस चल रही थी, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उनमें कोई एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर था, एक कलर्ड बॉडी थी जो लगातार उनको उस पूरे प्रोसेस में देखने को मिला। मतलब जैसे आपको पता है कि मियोसिस चलेगा, मियोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है, तो मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा। इसमें आपको क्या होगा, एट द एंड 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलती हैं, एक सेल से टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाती हैं। तो हेनकिन ने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर ये ऑब्जर्व किया है कि इनको इस पूरा जो प्रोसेस था सेल डिवीजन का, इंसेक्ट्स के केस में अगर डिप्लॉयड आप बोल रहे हो तो मियोसिस है, अगर हैप्लॉइड बोल रहे हो तो माइटोसिस है। ये क्लियर है आपको, लास्ट वीडियोस में मतलब लास्ट चैप्टर्स वगैरह में ये सब चीजें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो मियोसिस चल रहा था और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर कोई एक स्ट्रक्चर है, एक स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, आपको जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बताया था इसको मैंने बोला था स्पर्मेटोगोनिया, तो इनमें भी वही है, स्पर्मेटोगोनिया मौजूद है, ये स्पेशलाइज सेल्स हैं। यही वो सेल्स हैं जिनका डिफरेंशिएशन होगा, जिनका सेलुलर डिवीजन होगा, और वो आपको फाइनल मेल गैमीट्स दे देंगे। ठीक, तो उन्होंने देखा कि जो स्पर्मेटोगोनिया जो स्पेशलाइज सेल्स हैं उनमें एक कोई स्ट्रक्चर है जो कि फिक्स है, मान लो उसको उन्होंने एक्स बॉडी बोला था, एक्स बॉडी। तो उन्होंने ये देखा कि जितने भी स्पर्मेटोगोनिया इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद थे उनमें एक्स बॉडी मौजूद थी। अब फिर जब ये स्पर्मेटोगोनिया का सेलुलर डिफरेंशिएशन हुआ और ये डिवाइड किए, इनका डिवीजन हुआ, तो ये देखने में आया कि हाफ में एक्स बॉडी गई और हाफ में एक्स बॉडी नहीं गई थी। मतलब कुछ में अब यहाँ पर जैसे है, आपको पता है कि एक सेल से मियोसिस में 4 मिलेगा, तो 50% गैमीट्स में उनको एक्स बॉडी विजिबल हुई और 50% गैमीट्स में एक्स बॉडी विजिबल नहीं हुई। और उन्होंने ये देखा कि ऐसे गैमीट्स जिनमें एक्स बॉडी मौजूद नहीं थी, और वो जाके, ये मेल का केस था यहाँ पास, ये इन्होंने मेल का केस लिया, स्पर्मेटोगोनिया अगर मैंने लिखा है मीन्स कि मेल का केस लिया है। तो इन्होंने मेल्स में ये ऑब्जर्व किया। उसी तरह से जब फीमेल को ऑब्जर्व किया तो फीमेल में उन्होंने देखा कि जो स्पेशलाइज उगोनिया सेल्स वगैरह थी उनसे जो ओवम बन रहे थे उनमें लगातार एक्स बॉडी विजिबल थी। उनमें क्या मौजूद था, लगातार एक्स बॉडी विजिबल थी। तो ये ह्यूमन वाला मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि इंसेक्ट्स पे डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि हेनकिन का जो रिसर्च वर्क था वो इंसेक्ट्स पे ही था। तो उन्होंने ये देखा कि जो फीमेल्स के गैमीट्स आए, ये फीमेल्स के गैमीट थे, और इन्होंने ये देखा कि मेल्स में इस तरह से गैमीट बन सकते हैं, आधे एक तरह के और आधे एक तरह के। आधे एक तरह का सेंस क्या है कि कुछ ऐसे गैमीट्स होंगे जिनमें एक्स बॉडी प्रेजेंट होगी एंड 50% ऐसे होंगे जिनमें एक्स बॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। जबकि फीमेल के केस में उन्होंने ये देखा कि उनके सारे गैमीट्स में एक्स बॉडी प्रेजेंट रहती है। तो उन्होंने ये देखा कि जब ये मेल एंड फीमेल में फ्यूजन होगा तो देर इज 50% चांसेस कि जो फीमेल गैमीट है वो मेल गैमीट से फ्यूज कर जाए। इस चीज को मैंने यहाँ लिख दिया, मैं इसको इधर लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियरली पूरा फ्लो समझ में आए। तो यहाँ मेल में 2 केस हो सकता है, या तो एक इस तरह का बन जाए या तो एक इस तरह का बन जाए। यहाँ एक्स मतलब क्या है केस, कि इस वाले गैमेट में एक्स बॉडी प्रेजेंट है, और मैंने ये 0 इसलिए लिखा है कि इनमें एक्स बॉडी प्रेजेंट नहीं है। और
इसकी क्रॉसिंग हमने किसी दूसरी फीमेल के गैमेट्स को लेकर करा दिया, और फीमेल्स में जो गैमेट्स होते हैं उनमें लगातार एक्स बॉडी आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगी। तो इसमें अब जब फ्यूजन होगा तो इसमें NX का फ्यूजन होगा, ये बनेगा। और अगर हम ये वाले गैमेट का इससे फ्यूजन करा देंगे तो हमें NONX का फ्यूजन मिलेगा। ठीक है, एक्चुअल में इसको अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूंगी तो ये डिप्लॉयड में नहीं आता है, क्योंकि डिप्लॉयड को इस तरह से लिखा जाता है। अगर हम N+N लिखेंगे या N×N लिखेंगे तो मतलब चीजें थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी उसको अलग कंसिडर किया जाता है। तो इसको आप यहाँ ऐसे ही लिख लो। यहाँ वो मैंने आपको बता दिया ना, ये ऐसे हो गया और इसमें एक्स प्रेजेंट है, दो एक्स हो जाएंगे ना, एक मेल का एक्स और एक फीमेल का एक्स। और अगर इनकी आप बात करो तो इनमें 2n तो ये हो जाएंगे, दोनों ही डिप्लॉयड हो जाएंगे, बट यहाँ पास क्या है, एक एक्स आया है फीमेल से और एक ऐसे गैमेट से हुआ है जिसमें एक्स बॉडी नहीं थी। तो उन्होंने ये देखा कि ऐसे मेल गैमेट दैट कैरीज द एक्स बॉडी अगर फ्यूज करते हैं फीमेल गैमेट से तो वो हमेशा एक फीमेल इंसेक्ट बनाएंगे, फीमेल डॉटर बनाएंगे। और अगर एक ऐसा मेल गैमेट जिसमें एक्स बॉडी एब्सेंट है, एक्स बॉडी एब्सेंट है, वो फ्यूज करेंगे दूसरे फीमेल गैमेट से तो वो जो प्रोजिनी बनेगी वो प्रोजिनी रहती है मेल। ठीक, ये था हेनकिन का ऑब्जर्वेशन। तो हेनकिन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये एक्सप्लेन किया कि इंसेक्ट्स के केस में मेल एंड फीमेल का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एक्स बॉडी से होता है। उन्होंने एक्स बॉडी टर्म यूज किया था, कुछ और टर्म नहीं यूज किया था। इन्होंने ये बता दिया सिंपली कि मेल्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक एक्स बॉडी होती है एंड फीमेल्स वो होती है जिनमें दो एक्स बॉडी प्रेजेंट होती है। बस इन्होंने इतना अपना एक्सप्लेनेशन दिया था, ये चीजें लोगों को क्लियरली समझ में आ गई थी। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो वो जो एक्स बॉडी थी लोगों को पता चला वो एक्स बॉडी कोई और नहीं बल्कि क्या है, क्रोमोसोम्स है। तो अब उसको एक्स बॉडी के बजाय क्या कहने लग गए लोग, एक्स क्रोमोसोम कहने लग गए। क्योंकि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो विद द हेल्प ऑफ एक्स क्रोमोसोम है तो इसको लोग सेक्स क्रोमोसोम भी कहने लग गए। ठीक है, एक ही चीज के कई सारे नाम हो गए। तो हेनकिन के ऑब्जर्वेशन के बाद क्या हुआ कि जैसे इन्होंने मेल का इंसेक्ट्स का देखा उसी तरह से लोगों ने ह्यूमंस तो भाई सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग, तो ह्यूमंस का देखा, फिर बर्ड्स का देखा, बहुत सारे चीजों का देखा। तो अब हम क्या करेंगे, हम लगभग लगभग जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक, देखिए इंसेक्ट्स का हमने जस्ट अभी देखा, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में इंसेक्ट्स का जो डिटर्मिनेशन रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, XO एंड XX। देखो अगर आप डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हो या ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप बात कर रहे हो, उनके जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं उस टोटल क्रोमोसोम्स को आप ऐसे कर सकते हो कि दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक हो जाएगा आपका सेक्स क्रोमोसोम्स और एक आपका हो जाएंगे ऑटोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो आपके जेंडर को या सेक्स को डिटरमाइन करेंगे एंड ऑटोसोम्स वो होते हैं जो बाकी सारे फीचर्स को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ क्योंकि ह्यूमन का एग्जांपल लेना काफी इजी रहता है, चीजें समझ में आती है, तो हम ह्यूमंस को देखते हैं। तो ह्यूमंस में आपको पता है कि 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। इस 46 में आपके जो 44 होते हैं वो होते हैं आपके ऑटोसोम्स एंड उसके साथ जो आपके दो बच गए वो दो आपके रहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अभी आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे ह्यूमंस का, फिलहाल यहाँ आपको कंसेप्ट बताना था कि एक्स क्रोमोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स
एंड ऑटोसोम्स क्या होते हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो जेंडर डिस्क्राइब करने वाले हैं, जेंडर को डिसाइड करने वाले हैं, उनको हम सेक्स क्रोमोसोम बोल देते हैं। एंड बाकी सारे बच्चे वालों को हम क्या बोल देते हैं, ऑटोसोम्स बोल देते हैं। तो हर ही ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, उनमें सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है एंड ऑटोसोम्स भी मौजूद होता है। अगर हम इंसेक्ट के केस में देखेंगे तो उनके में जो फीमेल्स होते हैं एंड ये आपकी फीमेल हो गई, तो इनके केस में क्या होता है, जो मेल होता है उसमें सिर्फ एक, ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो कि कैसा है, एक्स है। एंड फीमेल्स को अगर आप देखोगे तो इनमें दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और दोनों कैसे हैं, होमो है, दोनों के दोनों इसमें एक्स एंड एक्स हैं। अगर अब आप ये बताओ कि यहाँ जेंडर डिसीजन किसके जीनोटाइप से होगा, तो वो आपको पता चलेगा कि इट्स द मेल। अगर यहाँ हम देखें, हमें पता है कि अगर इनका और इनका हम फ्यूजन कराएंगे तो एक्स जीरो से इनका फर्टिलाइजेशन कराओगे तो इनका हमेशा इस टाइप का गैमीट बनेगा। एंड फीमेल्स का अगर आप बनाओगे गैमीट तो अलोंग विद अदर ऑटोसोम्स उनमें एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम मौजूद होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अभी तक हम लोग को ये तो पता है ना, सेग्रीगेशन होता है, जब सेग्रीगेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो हाफ ऑफ द जीन एक साइड जाते हैं एक गैमेट में और हाफ ऑफ द जीन दूसरे गैमेट में जाते हैं। उस चीज को हमने कन्वर्ट किससे कर दिया, क्रोमोसोम से कर दिया। क्रोमोसोम्स हैं, उनका सेग्रीगेशन होगा तो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम एक गैमेट में आएंगे एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में जाएंगे। तो अगर हम यहाँ मेल एंड फीमेल इंसेक्ट्स के केसेस में देखेंगे तो इंसेक्ट्स में जो ऑटोसोम्स के नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, ऑटोसोम्स के नंबर सेम रहते हैं। अब अलग अलग इंसेक्ट है तो अलग अलग तरह का उनका क्रोमोसोम नंबर होगा, मान लो 10 है तो 10 ऑटोसोम्स, उनके 10 क्रोमोसोम सेम है। जिस भी हम इंसेक्ट का, मान लो यहाँ कोई एक इंसेक्ट हमने वाई लिया है तो उसमें ऑटोसोम्स दोनों मेल एंड फीमेल दोनों में सेम रहेंगे। बट जब हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो सेक्स क्रोमोसोम्स में फीमेल्स के केस में दो रहेगा और मेल के केस में सिर्फ एक रहेगा, और फीमेल के केस में दोनों सेम रहेगा एक्स एंड एक्स, और मेल के केस में सिर्फ एक रहता है एक्स। अब क्योंकि दूसरा है नहीं तो इसकी जगह हम जीरो लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया। तो इनमें हमने कराया। अब इनमें क्या है, इनमें आप ये बोल सकते हो कि जब फीमेल वाले को इससे हम फ्यूज कराएंगे तो एक्स एंड एक्स मिला, इससे और इससे करा देंगे तो एक्स और एक्स मिला, और इससे कराएंगे तो एक्स जीरो, इससे कराएंगे तो एक्स एंड जीरो। इट क्लियरली स्टेट्स कि मेल इंसेक्ट के वो गैमीट जिनमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो फीमेल गैमीट को अगर फ्यूज कराएंगे तो वो हमेशा फीमेल प्रोजीनी देंगे। एंड अगर मेल गैमीट्स के वो गैमीट जिनमें एक्स बॉडी एब्सेंट है वो फीमेल के किसी भी गैमीट से फ्यूज होंगे तो वो मेल प्रोजेनी देंगे। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये मेल का जीनोटाइप है जो डिसाइड कर रहा है कि इंसेक्ट का जेंडर क्या होना है, इंसेक्ट का सेक्स क्या होना है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पास मेल जीनोटाइप जो होगा वो क्या होगा, डिसीजन मेकर होगा, या वही डिसाइड करेगा कि कैसा आपका जीनो सेक्स होना है ऑफस्प्रिंग का। तो इस तरह का हम बोल सकते हैं मेल हेट्रो गैमिटी। मेल हेट्रोगैमिटी बड़ा अच्छा वर्ड है ये। मेल हेट्रोगैमिटी मतलब क्या हुआ, हेट्रोगैमिटी मतलब हेट्रो डिफरेंट टाइप्स के। तो ये बात तो सच है कि मेल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के गैमेट्स बनाते हैं, जबकि फीमेल कैसी है, होमोगैमेटी है। तो फीमेल जो है, फीमेल से तो जेंडर डिसीजन हो नहीं रहा है क्योंकि फीमेल का जो बनेगा गैमेट वो हमेशा सेम रहेगा, तो उनसे क्या जेंडर डिसीजन हुआ, जेंडर डिसीजन तो मेल के जीनोटाइप से होगा कि इनका कौन सा गैमेट फीमेल के गैमेट को फ्यूज कर रहा है, तो उससे डिसाइड होगा। तो इसका, इस मैकेनिज्म का नाम पड़ जाएगा मेल हेट्रोगैमेटी। तो अब अगर आपसे कभी कोई पूछे कि मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट्स केसेस में जेंडर डिसीजन का मैकेनिज्म क्या है तो आप क्या बोलोगे, मेल हेट्रोगैमेटी। एंड ये चीज याद रखना कि इनमें ऑटोसोम्स तो सेम होते हैं इंसेक्ट्स में, बट सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर आप बात करोगे तो फीमेल में दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जबकि मेल में एक होता है। ये आपका हो गया मेल इंसेक्ट्स का। अब हम ह्यूमंस में आते हैं। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो।
So now let us take the example of humans. Human sex determination. ह्यूमंस में अगर हम देखें तो हमें पता है कि इनके टोटल क्रोमोसोम 46 हैं, जिसमें से आपके 44 क्या हो गए, ऑटोसोम्स हो गए। और ये ऑटोसोम्स सेम है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें एलील अलग अलग हो सकती है, मतलब जो क्रोमोसोम पे जीन्स मौजूद होंगे वो एलील डिफरेंट हो सकती है, बट ऐसे जनरल केसेस अगर बोला जाए तो नंबर अगर देखा जाए तो नंबर सेम रहता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और इनके जो दो होते हैं उनको हम बोलते हैं, बचे हुए दो को, वो हो गया आपका सेक्स क्रोमोसोम्स। एंड सेक्स क्रोमोसोम्स के केस में अगर आप देखो तो इनमें फीमेल के केस में दो रहता है, एक्स एंड एक्स, और मेल के केस में एक्स एंड वाई रहता है। तो ये आपकी फीमेल्स होती हैं एंड ये आपके मेल्स होते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली अभी जो इनहेरिटेंस कराना है वो जेंडर का देखना है कि जेंडर कैसे डिसाइड होता है। तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉसिंग कराएंगे, मेल एंड फीमेल का। तो ये आपकी फीमेल हो गई एंड ये आपके मेल हो गए। ठीक, अब इनसे जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ये एक्स गैमीट और ये एक्स गैमीट बनाएंगे, जबकि ये क्या बनाएंगे, एक्स गैमीट एंड वाई गैमीट। अब इनसे जब आप फ्यूजन करा लोगे तो आपको पता है, सॉरी, एक्स एंड एक्स बनेगा, एक्स एंड वाई बनेगा, एक्स एंड एक्स, एक्स एंड वाई। जिससे क्लियरली दिख रहा है कि 50% चांसेस यहाँ पास भी यही है कि 50% आपकी फीमेल प्रोजेनीज बनेंगी एंड 50% चांसेस है कि आपके मेल प्रोजेनीज बनेंगे, विच मीन्स कि जब मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो 50% एक्स वाले बन जाएंगे एंड 50% आपके वाई वाले बनते हैं। अब वो किसको जो फीमेल गैमेट है वो किससे फ्यूज होने वाला है वो डिसाइड करेगा कि जेंडर क्या होगा नए ऑफस्प्रिंग का। तो ह्यूमंस के केस में भी इट इज मेल जो कि जेंडर को डिसाइड करने वाला है, जैसे कि अभी आपने इंसेक्ट में देखा था। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ह्यूमंस में भी कैसा होगा, मेल हेटेरो गैमेटी। ठीक, तो हमने देखा इंसेक्ट्स में एंड ह्यूमंस में मेल हेटेरोगैमेटी है। ड्रोसोफिला में भी ऐसा ही कुछ दिखता है, ड्रोसोफिला, क्योंकि ड्रोसोफिला इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आप उसे लोगे तो, लेकिन जो इसमें रहता है क्रोमोसोम सेट वो इस तरह से रहता है, एक्स एंड एक्स फॉर फीमेल, एक्स एंड वाई फॉर मेल्स, ना कि एक्स एंड जीरो जैसा कि ज्यादातर इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। ठीक, तो हो गया मेल हेटेरोगैमेटी हमने देख लिया। तो क्या हर ऑर्गेनिज्म में मेल ही जेंडर डिसाइडर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जहाँ फीमेल जेंडर डिसाइडर होती है। तो उसका कौन सा एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल है बर्ड्स। बर्ड्स के केस में फीमेल आर द हेटेरोगेमस। अब हम जल्दी से बर्ड्स का एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद एक छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग जेंडर डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है, दैट इज ऑफ हनी बीज, वो देखेंगे। फिर इससे क्या होगा, हमारा जेंडर डिसीजन कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, जो जेंडर डिटर्मिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स वो हम कर लेंगे। बर्ड्स के केस में अगर देखा जाए तो इनमें क्रोमोसोम्स को आप एक्स वाई से देखो, ऐसा नहीं है कि आप एक्स वाई ही यूज करो, वो तो अपने ऊपर हमने डिसाइड कर लिया ना कि टॉल है तो उसके लिए हम कैपिटल टी और ड्रॉप के लिए स्मॉल टी यूज करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं तो इससे हमारी जो स्टडी होती है वो इजी हो जाती है। अब इमेजिन करो कि आपने टॉल के लिए एच यूज कर लिया, तो आप फ्यूचर में हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने एच किसके लिए यूज किया था। ये बेटर ही होता है कि टॉल के लिए आप कैपिटल टी यूज कर लो, और उसी तरह से जब इसमें आप रेसेसिव में आओगे, ड्रॉप में आओगे, तो ड्रॉप में आप कहोगे कि हम डी यूज करेंगे, नहीं डी नहीं बल्कि हम स्मॉल टी यूज कर लेंगे। तो इससे हमें पता रहेगा कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड है, सेम जीन रहेंगे डिफरेंट एलील रहेंगे, उससे डिसाइड होते हैं। तो ये सब मतलब जो टेक्निक्स है वो बहुत सोच के बनाई गई है जिससे फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए बर्ड्स में हम एक्स एक्स या एक्स वाई नहीं लिखते हैं, बल्कि हम जेड जेड
और ZW लिखते हैं। आप चाहो तो XX XY कर सकते हो, बट हो सकता है जब आप लगातार सारे एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि क्योंकि बर्ड्स का जो मैकेनिज्म है वो अलग है, तो आप बर्ड्स के क्रोमोसोम सेट को भी ZZ ZW कर लो। अभी तक हम लोगों ने जितने एग्जाम्पल्स देखे हैं, हमने देखा था कि फीमेल कैसी थी, इस तरह से थी, X एंड X, और यहाँ क्या है Z और Z। लेकिन बर्ड्स के केस में Z एंड Z, दैट इज होमोजाइगस कंडीशन, मेल्स में देखने को मिलती है, ना कि फीमेल्स में। इनमें बर्ड्स में फीमेल्स जो होती हैं वो होती हैं हेट्रोगैमस, जबकि मेल्स कैसे होते हैं, होमो होते हैं। अब इनमें आप जब गैमीट्स का फॉर्मेशन करोगे तो आपको अब तो आ ही गया है, क्योंकि आपने इतना सारा देख लिया है। अब इसमें क्या होगा, फ्यूजन करा लोगे तो ZZ, ZW, ZZ, ZW, और आपको पता है कि जो होमो वाले होंगे वो कैसे रहेंगे, वो आपके मेल प्रोजेनीज होंगे, एंड जो हेट्रो है वो आपके क्या होंगे, वो आपकी फीमेल प्रोजेनीज होंगी। तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि फीमेल्स जो हैं वो हेट्रोगैमस हैं, उनके फ्यूजन से डिसाइड होगा जेंडर। तो ये मैकेनिज्म कहलाता है आपका फीमेल हेट्रोगैमेटी। ठीक, तो हमने इंसेक्ट्स का देख लिया, हमने ह्यूमंस देख लिया, हमने ड्रोसोफिला देख लिया, हमने बर्ड्स देख लिया। अब हम हनी बी का देखेंगे। हनी बी का काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम हनी बी का स्टार्ट करते हैं। देखिए, हनी बीज के केस में क्या होता है, काफी अलग है। मतलब अब पीछे जो हमने पढ़े मैकेनिज्म, उन मैकेनिज्म को अगर आप हनी बीज वाले मैकेनिज्म से रिलेट करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि काफी अलग है। हनी बीज के केस में क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं, सॉरी, जो फीमेल्स होती हैं वो होती हैं डिप्लॉयड, और इनमें क्रोमोसोम 32 नंबर्स होता है, मतलब 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसको ऐसे ही करके नीचे लिख लो, 32 डिप्लॉयड होती है। ठीक है, अब फीमेल कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, 32 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आपको पता है कि इनमें बनेगा गैमीट, तो गैमीट बना लो, हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे, मियोसिस होगा, यहाँ पास मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद आपको क्या मिल जाएंगे, दो गैमीट मिलेंगे, एन एंड एन, विच मीन्स कि 16 एंड 16 क्रोमोसोम मौजूद होंगे दोनों ही गैमेट में। इनमें क्या होता है, या तो दो चीज हो सकती है, या तो ये जो गैमीट है, ये जो गैमीट है आपस में फ्यूज कर जाए, दो रही होंगी, दो हनी बीज रही होंगी, उनसे ये दो गैमीट्स मिले होंगे, ये दोनों गैमीट से क्या हो जाएगा, फ्यूजन होगा। तो जब इस तरह से हो कि दो हैप्लॉइड गैमीट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे, तो उनके केस में आपको फिर से एक डिप्लॉयड कंडीशन मिल जाएगी, 32 क्रोमोसोम्स उसमें हो जाएगा, और आप बोलोगे कि ये कौन सी प्रोजेनी बनी है, ये बनी है आपकी फीमेल बनी है। और फीमेल को आप याद करो, पुरानी बातें हैं, इनमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है क्वीन और एक होता है वर्कर। ठीक, जो क्वीन होती है वही फर्दर ये मियोसिस वगैरह करवाती है। ठीक, एक तो ये केस हो सकता है, प्लस एक केस ये हो सकता है कि जो ये गैमीड्स हैं, ये, इनको आप एग बोल सकते हो ना, जो ये गैमीड बने हैं फीमेल के केस में आप इनको एग्स बोल सकते हो। तो जो ये एग्स हैं ये पार्थिनोजेनेसिस कर जाएं, और पार्थिनोजेनेसिस करके ये मेल में कन्वर्ट हो जाए, और मेल आपके हैप्लॉइड हो जाएंगे, या उनमें हाफ क्रोमोसोम सेट होगा एज कंपेयर टू फीमेल, ये आपके क्या कहलाएंगे, मेल्स कहलाएंगे। पार्थिनोजेनेसिस भूल गए, अगर भूल गए हो तो प्लीज जाके लास्ट वीडियोस, मतलब जो चैप्टर हम लोग ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, आप वहां देख सकते हो। एक बार मैं ओरल आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो फीमेल एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज्ड नहीं होते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो डेवलप कर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और हनी बी, वहां मैंने उसका एग्जाम्पल भी दिखाया था, रोटिफर्स हनी बी। तो हनी बी में आप देख रहे हो कि एग्स का दो हो सकता है फ्यूचर, या तो वो एग पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू मेल में कन्वर्ट हो जाए, या तो वो एग किसी दूसरे एग से फ्यूज करके डिप्लॉयड बना ले, और वो क्या हो जाएगी आपकी
फीमेल हो जाएंगे। तो इसे हैप्लोडिप्लॉइडो मैकेनिज्म बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है ये, ठीक है। इसमें अगर हैप्लॉइड एग्स हैं, हैप्लॉइड्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो मेल बनेगा, एंड डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड का मियोसिस हुआ, दो गैमीट्स बने, उनका फ्यूजन हुआ तो आपको फर्दर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मिला, एंड वो आपकी क्वीन मतलब फीमेल बनेगी, क्वीन या वर्कर बनेगी। तो ये था आपके हनी बीज का जेंडर डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम सेट्स, ठीक। हमने जेंडर डिटर्मिनेशन देख लिया। अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है म्यूटेशन, जो कि इस चैप्टर में है, बट ओरिजिनली देखा जाए तो ये म्यूटेशन कंप्लीटली कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सारे आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी, आपको वहां पढ़ना है ये। बट क्योंकि यहाँ पास है तो यहाँ मैं छोटी सी इसकी डेफिनेशन बताना चाहती हूँ, मैं उसको बता देती हूँ आपको। और इनफैक्ट ये जो डेफिनेशन है म्यूटेशन की, उसको बताने के बाद मुझे एक छोटा सा टॉपिक है प्लियोट्रॉपी, मुझे वो बताना है। प्लियोट्रॉपी को अभी तक मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वहां पास म्यूटेशन वगैरह टर्म वगैरह यूज करना पड़ता है, तो चूंकि आपके लिए शायद म्यूटेशन टर्म न्यू हो तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने प्लियोट्रॉपी को स्किप कर दिया था अभी के लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले म्यूटेशन को देख लें कि वो होता क्या है, वो व्हाट इज म्यूटेशन, उसका डेफिनेशन, प्रोसेस जो भी है, उसके बाद हम देख लेंगे प्लियोट्रॉपी। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। तो म्यूटेशन को अगर आपको समझना है तो उससे पहले आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल या जो डीएनए या जो हम बार बार बोल रहे हैं कि जीन्स होते हैं, ट्रैवल करते हैं मेल से और फीमेल पेरेंट से फ्यूज करते हैं, गैमेट्स फ्यूज करके एक नया प्रोजेनी दे देते हैं। तो उसमें क्रोमोसोम जीन बार बार हम यूज कर रहे थे। अभी जब आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम बार बार जीन बोल रहे हैं, जीन कैरियर जो है, वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, डीएनए है। ये डीएनए होता है या आरएनए होता है जिससे हमारा जीनोटाइप या फिनोटाइप डिसाइड होती है, डीएनए एक्चुअल में वो होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये समझ लो एक तरह से सिर्फ इंट्रो है, आपको बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि अरे ये डीएनए इन्होंने ऐसे बोल दिया मुझे समझ नहीं आया। आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट आपको ये समझना है कि म्यूटेशन होता क्या है। बस ये म्यूटेशन का डेफिनेशन आप समझ लो, उसके बाद वो सारी चीजें, उसका मैकेनिज्म, उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, ये सब चीजें हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी है, तो हम वही कवर करेंगे क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही आप अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। सो आपको बहुत फोकस होके और बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत सारा चीज आपको पढ़ना है और उसे क्लियर करना है। तो इसलिए फिलहाल हम क्या आते हैं, म्यूटेशन पे आते हैं। अगर म्यूटेशन की आप डेफिनेशन पे जाओ तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है ऑल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंसेस। देखो फिलहाल आप ऐसे समझो कि डीएनए को इतना तो आपने 11th में भी देखा था, ऐसा नहीं है कि एकदम ही अनजान है आप इससे। कुछ इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोग बनाते हो और उसमें आप इस तरह से कुछ रॉड जैसा बना देते हो। तो ये हम जो बनाते हैं, हमें पता है कि ये जो रॉड्स होते हैं ये एक्चुअल में हम नाइट्रोजन बेसिस को बनाते हैं, और जो ये हेलिक्स है जिसके ऊपर ये जो बैकबोन है इस पूरे हेलिकल स्ट्रक्चर का, वो फॉस्फेट ग्रुप और शुगर से मिलके आपका बैकबोन बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर, ये मिलके बैकबोन बनाते हैं, एंड उसी से आपके नाइट्रोजन बेसिस प्रोट्यूट करते हैं और दो अलग अलग स्ट्रैंड्स रहते हैं, बाकी आपस में कंबाइन कर जाते हैं। इस तरह से कुछ डीएनए का एक स्ट्रक्चर होता है जनरल। मैं पेरिफेरल आपसे बातें कर रही हूँ अभी, ठीक। तो ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें कहीं भी कोई एक ऑल्टरेशन आ जाए, मान लो यहाँ से एक बेस पेयर खत्म, तो ये हो गया आपका म्यूटेशन। डीएनए के सीक्वेंसेस में, डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस में, इसके स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस आता है तो उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। तो ऑल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंसेस, उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। अब उसमें आपका नाइट्रोजन बेसिस में कुछ चेंज आ जाए, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर जाए, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा म्यूटेशन हो जाता है,
ठीक। म्यूटेशन कॉज जो होता है, म्यूटेशन जो होता है वो जनरली बहुत सारे म्यूटाजेंस हैं। म्यूटाजेंस मतलब क्या होते हैं? म्यूटाजेंस ऐसे एजेंट्स होते हैं जो म्यूटेशन कॉज कराते हैं। बहुत सारे म्यूटाजेंस मौजूद हैं जो म्यूटेशन कराते हैं, जैसे आपके सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स हैं, आपके यूवी रेज हैं, आपके इंफ्रारेड रेज हैं, ये सब आपके क्या हैं? म्यूटाजेंस हैं। दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से म्यूटेशन होते हैं ऑर्गेनिजम्स में। म्यूटेशन जनरली क्या होता है? रिसेसिव होता है। म्यूटेशन का जो भी मतलब रिजल्ट होता है वो जनरली क्या होता है? रिसेसिव होता है, इसलिए बहुत जल्दी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। बल्कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मान लीजिए ये कोई इंडिविजुअल है, इनके अंदर किसी एक जीन को लेके म्यूटेशन हो गया है, उनके जीन में या डीएनए में म्यूटेशन हो गया है, तो जरूरी नहीं कि उनका म्यूटेशन इनमें एक्सप्रेस कर जाए, बल्कि फ्यूचर में जब इनसे इनकी फर्दर जनरेशन बनेगी, मान लो F1 बनेगा, फिर F2 बनेगा, तो यहाँ कहीं उनका ये म्यूटेशन एक्सप्रेस कर जाता है। ठीक। तो म्यूटेशन जनरली क्या होते हैं? रिसेसिव होते हैं। म्यूटेशन किससे कॉज होता है? म्यूटाजेंस से। म्यूटाजेंस क्या होते हैं? दीज आर द एजेंट्स दैट कॉजेज म्यूटेशन। एंड व्हाट इज म्यूटेशन? इट इज द ऑल्टरेशन इन द डीएनए सीक्वेंसेस, डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंजेस जो कि नेचुरल नहीं है। ठीक है। और देखा जाए तो म्यूटेशन ज्यादातर केसेस में हार्मफुल ही होते हैं। बहुत कम ही केसेस है जहाँ म्यूटेशन फेवरेबल होते हैं, अदरवाइज हार्मफुल ही होते हैं। जैसे कैंसर वगैरह है, कैंसर एक म्यूटेशन का ही आउटकम है। तो म्यूटेशन ज्यादातर केसेस में कैसा होता है? हार्मफुल होता है। तो फिलहाल आपको म्यूटेशन को बस इतना ही देखना है। बाकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है, ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी है। तो हम मजीद उस चीजों को क्यों लंबा करें। इस चैप्टर के हिसाब से बस इतना आपके लिए काफी था। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे डीप में देखेंगे। हाँ, इससे रिलेटेड मुझे एक चीज आपको बतानी थी, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी ये क्या है? हमने अब तक ये पढ़ा कि जो एक जीन होता है, या जीन सेट बोलो, क्योंकि हमें पता है कि जीन के दो फॉर्म होते हैं, टू एलील्स होते हैं। टू एलील से ज्यादा भी हो सकता है। आपने ये भी पढ़ लिया है कि मल्टीपल एलील कंडीशन भी हो सकती है। दो एलील्स या फिर मल्टीपल एलीलिक कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि जो जीन होता है वो आपके एक कैरेक्टर को डिसाइड करता है। जैसे मान लो आपका जीन एच है, उसने कैरेक्टर हाइट को डिसाइड किया। तो ये आपका डिप्लॉयड था, मतलब डिप्लो एलिलिक था। तो इसमें दो ही एलील थे, कैपिटल टी था और स्मॉल टी था। तो इसने हाइट को दो ट्रेट को डिसाइड किया, टॉलनेस एंड ड्रॉफनेस। हम लोग ये देखकर आ रहे थे। ठीक। प्लियोट्रॉपी लेकिन ये कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक जीन है वो एक ही कैरेक्टर को या एक ही फिनोटाइप को डिसाइड करे। एक जीन का इफेक्ट मोर देन वन फिनोटाइप पर हो सकता है। मतलब एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर को डिसाइड कर सकते हैं। मोर देन वन कैरेक्टर उसको डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आप बोलो मोर देन वन फिनोटाइप। ठीक। ये कौन से जीन्स होते हैं? जनरली देखा जाए तो ये वो वाले जीन हैं जो जो मेटाबॉलिक पाथवेज को डिसाइड करते हैं, या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं ऑर्गेनिजम्स में, ये इनको डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो जीन होता है अगर उसने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में थोड़ा भी ऑल्टरेशन ला दिया, तो नेट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी वो काफी चेंज जाती है। उसकी वजह से आपको कई सारी चीजों को अलग अलग चीज देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमारे अंदर जो जीन है जो HCl का सिक्रेशन कंट्रोल करता है, अब मान लो उस जीन में थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन आ जाए, म्यूटेशन आ जाए। ठीक, इसीलिए मैं ये नहीं पढ़ा रही थी। उस जीन में थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, ये प्लियोट्रॉपी ज्यादातर ये जो केस है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ही होता है।
सॉरी, नॉट प्लियोट्रोपी, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में चेंजेस लाते हैं, कि जीन में थोड़ा बहुत जो एब्रीवेशन आता है वो म्यूटेशन की वजह से आता है। तो मान लो मेरे अंदर जो HCl के सिक्रीशन को कंट्रोल करने वाले जीन्स हैं उनमें म्यूटेशन हो गया, और वो अब क्या कर रहे हैं, HCl को प्रॉपर सिक्रीट नहीं कर पा रहे हैं या कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इससे ओवरऑल मेरा जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, आप ये बोलोगे कि आपका फूड डाइजेशन नहीं हो पाएगा, ये आप बोलोगे। बट एक्चुअल में देखो तो HCl अगर नहीं सिक्रीट हो रहा है तो उसकी वजह से मेरा जो एल्कलाइन मतलब जो स्टमक में जो फिजियोलॉजी आपने पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कि स्टमक का मीडियम जब एसिडिक रहता है तो ही बहुत सारे एंजाइम्स जो कि पेनक्रियाज वगैरह से आए होते हैं वो तभी एक्टिव हो पाते हैं। तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि पेनक्रियाज का भी फंक्शन रुकने लग जाएगा, पेनक्रियाज के एंजाइम्स का फंक्शन रुकने लग जाएगा, मेरा फूड डाइजेशन नहीं हो पाएगा। फूड डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली मेरा दूसरा चीज होगा, मेरी अपीयरेंस होगी, मेरी हेल्थ होगी, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, मेरे वेट पे इफेक्ट पड़ेगा, मेरे हेयर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, मेरे आईज पे पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह के जीन्स अगर देखा जाए तो ऑल्दो उनका फंक्शन तो एक पर्टिकुलर HCl सिक्रीशन के लिए ही था, बट उसका जो असर है वो बहुत सारे फिनोटाइप्स पर आ गया। इसी को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। एक ऐसा जीन जो मोर देन वन, अगर यहाँ कैरेक्टर आप लिखोगे ना तो कैरेक्टर लिखने में सच में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। आप स्ट्रिक्टली फिनोटाइप ही बोलो, क्योंकि अगर जैसे मैंने HCl का एग्जांपल लिया तो एक ही कैरेक्टर हुआ HCl का सिक्रीशन, बट उस एक कैरेक्टर की वजह से बहुत सारे फिनोटाइप में चेंजेस आ जाएंगे। अगर HCl सिक्रीट नहीं होगा या बहुत कम सिक्रीट होगा तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आप जानते हो। और अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो भी यही होगा कि बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है तो एसिडिटी के इश्यूज होने लग जाएंगे, मेरा थ्रोट जलेगा, मेरा इजोफेगस एरिया जलेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मेरी एक्सक्रीशन प्रोसेस पे असर पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उससे इफेक्ट होने लग जाएंगे, बहुत सारे फिनोटाइप इफेक्ट होने लग जाएंगे। तो इसी तरह के मैकेनिज्म को, इसी तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं ये प्लियोट्रोपिक कंडीशंस है। इसमें एक और बड़ा फेमस एग्जांपल है फेनिलकेटोनीरिया। ये फेनिलकेटोनेरिया एक्चुअल में जेनेटिकल डिजीज है, और इसको इसी चैप्टर में हमें आगे अच्छे से डिस्कस करना है। तो हम आगे भी देखेंगे कि फेनिलकेटोनेरिया में एग्जैक्टली होता क्या है। ये एक जेनेटिकल डिजीज है, इसमें भी यही होता है कि जो जीन कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम होती है फिनिल एलानिन एक्चुअली, उसको डिसाइड करता है, बट क्योंकि वो प्रॉपर नहीं है, उसमें म्यूटेशन आ चुका है, उसमें ऑल्टरेशन हो चुका है, तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से ये डिजीज बनने हो जाती है, फेनिलकेटोनुरिया ह्यूमंस में ही देखने को मिलती है। पूरा ये डिजीज क्या है, इस सब चीजों को हमें देखना है इसी चैप्टर में। तो फिलहाल हमारा जो इस वीडियो का टारगेट था दैट इज जेंडर डिटर्मिनेशन, वो हमने कर लिया। साथ ही साथ एक छोटा सा पॉइंट था म्यूटेशन, हमने वो भी कर लिया। और हमने उससे रिलेटेड प्लियोट्रॉपी जो एक कंडीशन थी उसको भी हमने देख लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो बस अगर अच्छी लगी तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। एंड यस, इस चैनल को लगातार विजिट करते रहें, क्योंकि टाइम टाइम पर हम डेली कोशिश करते हैं कि आपके लिए नई वीडियोस हम अपडेट करते रहें।